हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 21 फरवरी के एडिटोरियल की। टाइटल आपको दिया है रिफॉर्म रिलेक्टेंस, और आज का एडिटोरियल जो है वो इकोनॉमी बेस्ड है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे नए शब्द और एक अच्छी अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। रिफॉर्म जो शब्द है इसका मतलब होता है सुधार, और रिलेक्टेंस जो शब्द है इसका मतलब होता है अनिच्छा। तो यहाँ पे रिलेक्टेंस को लिख लीजिए अनविलिंगनेस। अनिच्छा को क्या बोलते हैं? रिलेक्टेंस। तो रिफॉर्म रिलेक्टेंस का मतलब क्या हुआ? एक सुधार की जो इच्छा ही नहीं है आपकी, उसको यहाँ पे इंगित किया जाएगा। मतलब टैक्स रेजिम जो है, टैक्स सिस्टम जो है, उसमें सरकार सुधार नहीं करना चाहती, ये संकेत दिया गया है। तो इसका आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ में लिंक आपको दिया है एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसका, उसमें पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाल फिलहाल वहाँ पर एक आरएएस के लिए हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है, वो आप बाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, तो उसे भी आप जुड़ जाएं ताकि आपको और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें आप एंजॉय कर पाएँ। तो देखिए क्या कहना चाहता है, मीटिंग इन पर्सन। देखो, इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, फिजिकल फॉर्म में। एक मीटिंग होती है वर्चुअल, जो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलते हैं। और कोविड के बाद देखा आपने कि ये वर्चुअल मीटिंग्स का दौर चल गया था। अब काफ़ी दिनों के बाद में ये मीटिंग कैसी है? इन पर्सन मीटिंग है, मतलब व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे मुलाकात की गई है। तो मीटिंग इन पर्सन आफ्टर नियरली 8 मंथ्स, तो लगभग 8 महीने के बाद में ये जो मीटिंग हुई है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। अब एक वर्ड होता है COUNSEL, ठीक है, और एक ये वर्ड है COUNCIL। ये जो CIL वाला है ये परिषद होता है, ठीक, और ये जो COUNSEL है ये सलाह को बोलते हैं। तो जो आप देखते हैं इंस्टीट्यूशन वगैरह के अंदर या कहीं पर काउंसलर होते हैं, वो काउंसलर की ये वाली स्पेलिंग होती है, और ये जो काउंसिल है इसका मतलब परिषद होता है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि मीटिंग इन पर्सन आफ्टर नियरली 8 मंथ्स, 8 महीनों के बाद में ये जो मीटिंग हो रही है व्यक्तिगत रूप से, उसमें ये जो जीएसटी काउंसिल है लास्ट सैटरडे रीच्ड अ ब्रॉड कंसेंसस। ये पिछले शनिवार को एक बहुत बड़े अग्रीमेंट पर पहुंची है। ब्रॉड का मतलब काफी व्यापक, और कंसेंसस का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। लिख लीजिएगा, कंसेंसस शब्द का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। तो ये एक अग्रीमेंट पर पहुंची है ऑन एस्टैब्लिशिंग जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। और इसका अग्रीमेंट किस बात पर बना है? कि हम स्थापित करेंगे क्या? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जहां आता है इसका मतलब न्यायालय मान के चलो, कोर्ट मान लीजिए। एपेलेट का मतलब अपीलीय, जहां पर अपील की जा सके, वो न्यायालय। किसके लिए स्थापित करना चाहते हैं? टू रिजॉल्व, सॉर्ट आउट करने के लिए, हल करने के लिए, डिस्प्यूट्स, विवादों को। और विवाद कौन से? अंडर द जीएसटी रेजिम। तो जीएसटी सिस्टम के तहत जो भी विवाद होते हैं उनको लॉन्च्ड इन जुलाई 2017। और ये जो टैक्स सिस्टम है ये लॉन्च किया गया था कब? जुलाई 2017 में। जीएसटी की बात है। सब्जेक्ट वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीएसटी काउंसिल है, उसकी वर्ब तो आपको दे रखी है रीच्ड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स की बात करें तो कंसेंसस है, उसका मतलब अग्रीमेंट होता है। ब्रॉड है, उसका मतलब एक्सटेंसिव होता है, व्यापक होता है। ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट होता है। रिजीम जो शब्द है इसका मतलब सिस्टम होता है, ठीक है। रिजॉल्व का मतलब सॉर्ट आउट करना, हल करना है। अंडर लगता है जब भी हम किसी चीज़ के तहत, किसी के अधीन होकर काम करते हैं, उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। पर्टिकुलरली किसी मंथ या ईयर की बात करते हैं तो इन लगता है, तो यहाँ पर्टिकुलर जुलाई 2017 की बात, इस कारण से इन का प्रयोग है। रीच एक ऐसी वर्ब है, उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है जब ये वर्ब के रूप में हो। जब ये नाउन के रूप में आती है तो हम टू लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन रीच फॉर भी लग सकता है। लेकिन आप जब इसको वर्ब के रूप में यूज करते हो तो कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये ध्यान रखना है। तो रिपीट कर देता हूँ कि 8 महीनों के बाद में ये व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। ये जो काउंसिल है इसकी मीटिंग हुई है पिछले शनिवार को। इन्होंने इस मीटिंग में बहुत ही बड़ा एक डिसीजन लिया है, अग्रीमेंट इनका हुआ है। किस बात को लेकर? कि हम जीएसटी अपीलीय न्यायालय स्थापित करेंगे। किसके लिए? विवादों का निपटारा करने के लिए। किसके तहत? जो टैक्स रेजिम जो लॉन्च हुआ था 2017 में, उसके अंतर्गत अगर कोई विवाद होते हैं तो उसके निस्तारण के लिए हम एक अपीलीय न्यायालय यहाँ पे स्थापित करेंगे। ये हो गया पहले पैराग्राफ का मतलब। आगे कह रहा है आफ्टर सम फाइन प्रिंट चेंजेस।
देखो फाइन प्रिंट क्या होता है, फाइन का मतलब अच्छा भी होता है और फाइन का मतलब बारीक भी होता है। तो जब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको बहुत ही बारीक अक्षरों में आप देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को जो लेटर्स की साइज है, जो वर्ड्स की साइज है बहुत ही स्मॉल कर दी जाती है, उसको बोलते हैं फाइन प्रिंट। चेंजेस का मतलब बदलाव। तो कह रहा है कि कुछ फाइन प्रिंट चेंजेस के बाद किसमें, कंसल्टेशंस विद स्टेट्स, कि राज्यों के साथ कुछ चर्चा परिचर्चा है, उनमें कुछ बारीक से बदलाव किए गए हैं। उसके बाद में द फाइनेंस मिनिस्ट्री हॉप्स, जो वित्त मंत्रालय है उसकी आशा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वर्ब क्या हो गई, हॉप्स, टू इंक्लूड द लेजिस्लेटिव बैकिंग, बैकिंग का मतलब लिख लीजिएगा सपोर्ट। क्या कहा है कि हम लोग चाहते हैं, इनकी आशा ये है कि हमें विधायिका का सपोर्ट चाहिएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, विधि निर्माण से संबंधित, बैकिंग का मतलब सपोर्ट, किसके लिए, ट्रिब्यूनल्स के लिए, जो भी हम ये कोर्ट स्थापित कर रहे हैं, ये जो एक अपीलीय न्यायालय हम स्थापित कर रहे हैं, जीएसटी अपील न्यायालय, उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिएगा इन द फाइनेंस बिल। और ये ट्रिब्यूनल्स की चर्चा हम कब करेंगे, वित्तीय बिल जो आएगा, जो कि अगले महीने जारी होने की संभावना है, पास किए जाने की संभावना है। रिपीट कर देता हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हॉप्स, बैकिंग जो है वो नाउन है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव एडजेक्टिव है, बैकिंग का मतलब क्या है, सपोर्ट। तो देखिए क्या कह रहा है कि कुछ फाइन प्रिंट चेंजेस के बाद किसमें, जो स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन हुई है उसमें वित्त मंत्रालय की आशा ये है कि हम लेजिस्लेटिव बैकिंग को इंक्लूड करेंगे। किसके लिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे को विधायिका का सपोर्ट मिले ट्रिब्यूनल्स के लिए, जो कि फाइनेंस बिल में यहाँ पे इसकी बात हम करेंगे ही, जो अगले महीने जारी होने की संभावना है। लाइकली टू का मतलब क्या होता है, पॉसिबल होना, संभावना होना। तो ये तो फर्स्ट स्लाइड में था, इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि दिस रेजेज होप्स ऑफ क्विकर डिस्पोजल ऑफ जीएसटी डिसएग्रीमेंट्स। अब ये तो चीज है ना, ये रेज कर रही है, रेज कर रही है मतलब बढ़ा रही है ना। क्या, होप्स, आशाओं को, आशा किसकी, कि जल्द से जल्द निस्तारण होगा। डिस्पोजल का जो यहां मतलब है वो है सेटलमेंट। ठीक है, किसका निस्तारण होगा, जीएसटी डिसएग्रीमेंट्स का। जो भी जीएसटी के संबंध में कुछ जो अग्रीमेंट नहीं बन पाएंगे, आपकी नाराजगी होगी, तो उसका निस्तारण फटाफट कर दिया जाएगा। दैट आर एडिंग टू कोर्ट्स केस लोड। अब ये डिसएग्रीमेंट्स फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये डिसएग्रीमेंट फिलहाल तो जो सामान्य न्यायालय होते हैं उनमें जाते हैं, तो उनके केस लोड को क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं। बट द रीजन फॉर डिलेइंग दिस वाइटल कोग ऑफ द वन नेशन वन टैक्स प्रॉमिस, लेकिन जो कारण है, किसके लिए, रीजन के साथ में फोर लगता है, कारण है डिले करने का। डिले किसको किया है, वाइटल, वाइटल का मतलब लिखो सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। कोग क्या होता है, कोग होता है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा व्यक्ति कह दीजिए, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी वस्तु जो छोटा रोल अदा करता है, उसे कहते हैं कोग। तो ये एक महत्वपूर्ण कोग जो है किस चीज का, कि एक राष्ट्र एक टैक्स का जो आपने प्रॉमिस किया था, ठीक है, उसको डिले करने के पीछे जो कारण है, वो कारण की वर्ब है इज। ये डिफिकल्ट टू फैदम है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। फैदम का मतलब होता है अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है, दिस की वर्ब है रेजेस, यह बढ़ाता है, रेज करता है हॉप्स को, आशाओं को। आशाएं किसकी, कि जल्द से जल्द निस्तारण होगा, किसका, जीएसटी डिसएग्रीमेंट्स का। कौन से डिसएग्रीमेंट्स, जो कि ऐड कर रहे हैं, जो कि बढ़ा रहे हैं कोर्ट के केस लोड को। कोर्ट पे वैसे ही बहुत सारी फाइलों का लोड है, बहुत सारे केसों को रिजोल्व करना है। अब यहाँ पे ये केसेस भी यहीं पे जाने लग गए थे, लेकिन जो कारण है कि इस वाइटल कोग को डिले करने का जो कारण है, ठीक है, कोग किसका, कि वन नेशन वन टैक्स। ये जो एक आपकी अवधारणा है, आपने जो सपना देखा है, आपने जो विजन दिखाया है देश को, कि एक राष्ट्र एक टैक्स का जो प्रॉमिस आपने किया था, उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सिस्टम होगा, ये जीएसटी अपीलेट न्यायालय वाला जो भी है। तो ये इसको कारण जो है इसका देरी करने का, वो बड़ा मुश्किल है समझना, समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की बात हमने देखी, इसकी वर्ब ये दैट यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स के लिए है, तो फिर इसकी आर वर्ब हो गई, और रीजन की वर्ब है इज है, रीजन के साथ में फोर लगेगा। डिस्पोजल का सेटलमेंट होता है, और डिस्पोजल का वैसे तो गेट रिड ऑफ भी होता है, छुटकारा पाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है सेटलमेंट। कोग का मतलब बताया मैंने आपको कि किसी बड़े संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करे, मतलब वैसे छोटा रोल अदा करे, यूँ कह दीजिए। और फैदम जो है उसका मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है, यहाँ एक काम की बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि ऐड के साथ में हमें टू का प्रयोग करना होता है। एक और काम की बात देखिए, एक वर्ड दे रखा है रेज, उसके साथ साथ हम देख लें कि राइज का मतलब क्या है, राइज और रेज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहां आपको समझना है कि राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जबकि रेज है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। राइज
जो है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म इसकी बनती है रीजन, राइज रोज रीजन, जबकि इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म इसकी बनती है रेज्ड। तो रेज रेज्ड रेज्ड, समझ रहे हो? तो ये इंट्रांजिटिव है, मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जबकि रेज है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब बढ़ाना है या अपने आप बढ़ना है, तो रेज यहाँ पे ट्रांजिटिव है, इस कारण से इसका ऑब्जेक्ट हॉप्स यहाँ पे दे रखा है आपको। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। आगे के देखिए, अ फ्यू रेट चेंजेस, कुछ जो रेट में बदलाव है, दैट कुड मेक अमंग अदर थिंग्स, जो कि बाकी चीजों के बीच में क्या कर सकता है, पेंसिल शार्पनर से टेड चीपर। टेड का मतलब लिखो, टेड का मतलब है थोड़ा बहुत, लिटिल, है ना, लिटिल या बिट, थोड़े बहुत को बोलते हैं। चीपर सस्ता, तो कह रहा है कि अ फ्यू रेट चेंजेस, कुछ जो रेट में बदलाव है, दरों में बदलाव है, जो कि दैट यहाँ आप इन चेंजेस के लिए है, कुड मेक जो क्या कर सकता है, पेंसिल शार्पनर्स को थोड़ा सा सस्ता कर सकता है। ठीक है, अब बीच में क्या है, अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों के बीच में, एंड लोअर, और क्या कर सकता है, पीनल चार्जेस। पीनल का मतलब होता है प्यूनिटिव, पीनल इक्वल्स टू होता है प्यूनिटिव, मतलब दंडात्मक, पनिशमेंट से संबंधित। और पीनल चार्जेस जो है, दंडात्मक जो एक आरोप चार्जेस लगते हैं, किसके लिए, डिलेड फाइलिंग्स बाय स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उन्होंने मान लीजिए टैक्स पे करने में या के अपने जो फाइल, जो टैक्स फाइल करने के अंदर देरी कर दी, तो उस पर जो पीनल चार्जेस लगते थे उनको कम करने में ये दोनों चीजें जो हैं ये क्या कर सकती हैं, ऑल्सो गोट द काउंसिल्स नोड, इसको भी इस काउंसिल की, काउंसिल कौन सी, जीएसटी काउंसिल की क्या मिल गई, नोड मिल गई। नोड का मतलब यहां पे ऐसा मानिए अप्रूवल मिल गया, अग्रीमेंट मिल गया, सहमति मिल गई, ये इसका मतलब है। ठीक है, फिर समझिए, अ फ्यू रेट चेंजेस, कुछ दरों में बदलाव, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन सीधा सीधा है कि अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करता है। तो थोड़े बहुत जो रेट में बदलाव है, जो कि क्या कर सकता है, बाकी चीजें तो करनी ही थी, लेकिन उसमें एक चीज ये कर सकता है कि पेंसिल शार्पनर को थोड़ा बहुत और सस्ता हो जाता अगर दरों में बदलाव होता। और ये क्या कर सकता है, पीनल चार्जेस जो हैं, दंडात्मक जो कार्यवाही होती है, किसके लिए, डिलेड फाइलिंग्स के लिए। ये फाइलिंग कौन करता है, छोटे जो टैक्स पेयर हैं वो, उनके जो सजा है उसको कम कर सकता है। इन चीजों को भी क्या मिल गया, काउंसिल के मंजूरी मिल गई। ठीक है, ये नोड मिल गई, नोड का मतलब है अप्रूवल मिल गया। तो समझने वाली बात है, टेड, टेड का मतलब लिटिल या बिट होता है, और यहां पे नोड, नोड का मतलब अप्रूवल है या अग्रीमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है द इंप्लीकेशंस। देखो इंप्लीकेशन के दो मतलब होते हैं। एक इंप्लीकेशन का मतलब होता है, इंप्लीकेशन का एक मतलब तो होता है रेमिफिकेशन कह सकते हो, या आप इसे रिजल्ट कह सकते हो। ठीक है, परिणाम को क्या कहते हैं, इंप्लीकेशन। दूसरा इंप्लीकेशन का मतलब हो सकता है हिंट, सजेशन, रेफरेंस। इसका मतलब संकेत हो सकता है कि एक हिडन संकेत जो साफ साफ नहीं दिख रहा, इंप्लिसिट है, उसको बोलते हैं इंप्लीकेशन। तो निहित जो संकेत होता है उसको भी कह सकते हैं, परिणाम को भी कह सकते हैं। यहां इसका मतलब परिणाम से है। ऑफ सम अदर मूव्स, कुछ और भी मूव्स हैं, उसके जो इंप्लीकेशंस हैं, उसके जो परिणाम हैं। लाइक अ न्यू सिस्टम, जैसे कि एक उदाहरण दिया है कि एक नया सिस्टम किसके लिए, इवेजन प्रोन सेक्टर सच एज गुटका। इवेजन का मतलब क्या होता है, इवेजन का मतलब होता है एल्यूड होना। इवेजन का मतलब है एल्यूडिंग या फिर डोजिंग, मतलब बच निकलने की प्रक्रिया। ठीक है, प्रोन जो है इसका मतलब क्या है, प्रोन यहां पे एडजेक्टिव है। पहली बात तो इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, एडजेक्टिव है। और प्रोन का मतलब क्या होता है, टेंडिंग। प्रोन से मतलब क्या है, टेंडिंग, मतलब जिसकी प्रवृत्ति होती है। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पर टैक्स को बचाया जा सकता है, जहां से टैक्स पे करने वाले कुछ तरीके जानते हैं जहां से वो इवेड हो जाते हैं, जैसे कि गुटखा वाला सेक्टर मान लो। तो इसके जो इंप्लीकेशंस है, इसके जो परिणाम है, विल डिपेंड ऑन, वो निर्भर करेंगे किस पे, माइन्यूशिया पे। माइन्यूशी बोलते हैं इसको, माइन्यूशियाई। माइन्यूशियाई का मतलब होता है बारीक जो डिटेल्स होती हैं, स्मॉल डिटेल्स, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स, ट्रिवियल डिटेल्स। तो लिख लीजिए कि स्मॉल बट ट्रिवियल डिटेल्स, छोटी और महत्वपूर्ण, मतलब महत्वहीन जो बारीकियां हैं उसको बोलते हैं माइन्यूशियाई। इन देयर नोटिफिकेशंस, अपने अधिसूचनाओं में। फिर समझिए इंप्लीकेशंस की वर्ब क्या है, इंप्लीकेशन की वर्ब विल डिपेंड है। डिपेंड के साथ में हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं।
तो जो इम्प्लीकेशंस है कुछ अन्य मूव्स के, मतलब और जो कदम चलने हैं उसका जो परिणाम है, जैसे कि एक नया सिस्टम किसके लिए, ऐसे सेक्टर्स के लिए जहां से बचा जा सकता है, इवेजन प्रोन है जैसे कि गुटखा है, सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं। ठीक है ये निर्भर करेगा किस पर, जो उनका जो नोटिफिकेशन आएगा, उनका जो अधिसूचनाएं आएंगी, उनकी जो बारीक डिटेल्स होंगी उनमें उन पे डिपेंड करेगा। एक बहुत ही काम की बात बता देता हूं कि आप डिपेंड, देखो प्रेपोजिशन को याद करना, प्रेपोजिशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप प्रेपोजिशन को याद करते हैं इस तरीके से कि एक जैसे शब्द, एक जैसा प्रेपोजिशन या एक कैटेगरी आपको पता लग जाए कि हाँ इस प्रकार के वर्ड्स हैं, उनके साथ में सेम प्रेपोजिशन लगता है, तो प्रेपोजिशन को समझना आसान आपको लगेगा। जैसे कि डिपेंड है ना, ऐसे ही रिलाई है, इसी तरीके से बैंक है, या फिर हिंज है, या फिर रेस्ट है। ये जो शब्द हैं इन सभी का मतलब निर्भर होना है, और इन सभी के साथ में हम क्या लगाते हैं, ओन लगा सकते हैं। इन सभी के साथ में हम ओन लगा सकते हैं। अपोन भी लगता है डिपेंड के साथ में, रिलाई के साथ में, लेकिन जनरली हम याद करें कि इन सभी के साथ में ओन लग सकता है। इन सभी का हिंदी मीनिंग क्या है, निर्भर होना है, याद रखना है। आगे देखिए अ मच डिफर्ड रिव्यू, एक और काम की बात आ गई। देखिए मैंने कहा था कि आज का एडिटोरियल वर्ड्स आपको बहुत सारे सिखा के जाएगा। तो ये DIFFER, एक तो ये डिफर होता है, ठीक है, एक DEFER डिफर होता है। अब ये जो डिफर दे रखा है, दोनों का उच्चारण सेम है, ये जो डिफर दे रखा है नीचे वाला, इसका मतलब है स्थगित करना, पोस्टपोन करना। क्या मतलब है, पोस्टपोन करना, डिले करना, स्थगित करना, आगे टालते रहना। ये डिफर तो अंतर होना होता ही है। तो यहां कह रहा है कि मच डिफर्ड रिव्यू, रिव्यू नाउन है, डिफर्ड यहां पे एडजेक्टिव है, मच है वो डिटरमिनर होता ही है। तो ये डिटरमिनर मतलब वैसे एडवर्ब का काम कर देगा यहां पे, ये इसको एडवर्ब मान लीजिए यहां पे, और ये डिटरमिनर हो गया ए। तो ये कह रहा है कि ये मच डिफर्ड रिव्यू, एक बहुत ज्यादा टाला हुआ रिव्यू। रिव्यू का मतलब पुनरावलोकन होता है, फिर से हम कोई चीज को देखते हैं, फिर से विचार करते हैं, उसको बोलते हैं रिव्यू करना। तो बहुत बार आपने इसको आगे से आगे पोस्टपोन किया है, आगे से आगे टालते रहे हैं। किसको, GST का रिव्यू की बात कर रहा है। किस चीज पर, ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनोज। कैसीनो क्या होते हैं, जुआ घर होते हैं, पता होगा कैसीनो। गेमिंग एंड कैसीनो जो ऑनलाइन होते हैं, उस पर काफी बार आपने सोचा है कि हम इस पे बात करेंगे, लेकिन टालते रहे हो आप। तो ये जो रिव्यू है, ये जो पुनरावलोकन है, रिमेन्स स्टक, वो अभी भी क्या है, अधरझूल में है, फंसा हुआ है। अगर कोई चीज स्टक है इसका मतलब फंसी हुई है, डिफिकल्टी में है। इफ समबडी इज स्टक, या फिर कोई चीज स्टक है, इसका मतलब वो क्या है, इन डिफिकल्टी है, इन कॉम्प्लिकेशन है, या फिर फंसा हुआ है, ये कह सकते हो। एक बात याद रखेंगे कि मच और वेरी में डिफरेंस होता है। मच और वेरी में डिफरेंस ये होता है कि वेरी है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले लगता है। मतलब अगर V0 के साथ ING है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, उससे पहले हम वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे कि ये डिफर्ड दे रखा है, तो यहां पे मच का प्रयोग होगा। ये बात भी काम की है, याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए द स्टेटेड रीजन फॉर नॉट टेकिंग इट अप दिस टाइम। देखो टेकअप का मतलब होता है कोई चीज को शुरू करना, ठीक है, कोई चीज अपने हाथ में लेना, कोई भी काम को शुरू करना, वो होता है टेकअप। द स्टेटेड रीजन, रीजन कारण, स्टेटेड रीजन का मतलब वो कारण जो कि स्टेट किया गया है, वो कारण जिसके बारे में कुछ कहा गया है। तो वो कारण जो स्टेट किया गया है किस चीज के लिए, कि हमने इस बार इस चीज को शुरू नहीं किया, वो क्या था भाई। इनसे पूछा कि आप इतनी बार डिले क्यों कर रहे हो इस चीज को, क्यों नहीं आप रिव्यू कर लेते हो ऑनलाइन गेमिंग और कसिनोज वाला। तो इन्होंने क्या कारण बताया, कारण बताया कि भाई जो चीफ है मिनिस्ट्रियल ग्रुप का, जो मिनिस्टर्स शामिल हैं इसमें, उसके जो ग्रुप का चीफ है उनको सौंपा गया है। एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है, एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना, असाइन करना। गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब है, गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और यहां एक बहुत ही अहम बिंदु हम चर्चा कर लेते हैं। एक वर्ड होता है एंट्रस्टेड, है ना, एक होता है प्रोवाइड, और एक होता है असाइन। इन तीनों का मतलब ही होता है सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना। इसके लिए याद रखना यह है कि अगर पहले आप somebody लगाते हो, किसी व्यक्ति की बात करते हो, तो आगे हमें लगाना होता है विद समथिंग, somebody विद समथिंग, ठीक है। और अगर आप पहले लगाते हो समथिंग तो आगे लगेगा टू somebody, ठीक है। ये तीनों
ये चीज याद रखेंगे, एंट्रस्ट के बाद पहले समबडी है तो विद समथिंग होगा, पहले समथिंग है तो विद समबडी होगा। तो यहां आप समझें क्या दे रखा है, विद द इश्यू, क्योंकि अब चूंकि मिनिस्ट्री ग्रुप को दिया गया है काम, अब यहां तो खैर समबडी दे नहीं रखा, लेकिन वस्तु दे रखी है आपको, समथिंग दे रखा है, तो समथिंग आएगा जब आप कोई चीज को सौंपोगे जिम्मेदारी के रूप में। किसी व्यक्ति को सौंपा है उसके लिए टू लगेगा, ठीक है, ये समझना है। तो कह रहा है कि चीफ जो है मिनिस्ट्रियल ग्रुप का, उसको सौंपा गया है एक इश्यू, द इश्यू हैड असेंबली, विद द इश्यू हैड असेंबली पोल वर्क। फिर समझना, द स्टेटेड रीजन फॉर नॉट टेकिंग अप एट दिस टाइम, कि इस बार तुमने रिव्यू क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे कारण बताया। स्टेटेड रीजन की वर्ब क्या है, वॉज। कारण ये बताया कि जो चीफ है मिनिस्ट्रियल ग्रुप का, जिसको कि ये काम सौंपा गया था, उस व्यक्ति के पास, अब यहां इस चीफ के पास काम क्या था, असेंबली पोल वर्क का, विधानसभा चुनाव होने हैं, वो काम इस व्यक्ति को करना है, इसलिए हमने ये काम इस बार नहीं किया। विद 9 असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड दिस ईयर, अब क्या है कि 9 असेंबली इलेक्शन है। अब आप कह रहे हो कि असेंबली इलेक्शन का काम है, तो साहब इस साल तो 9 विधानसभा चुनाव होने हैं। दैट डज नॉट ऑगर वेल, तो ये तो अच्छा संकेत नहीं है। ऑगर का मतलब क्या है, लिखेंगे, ऑगर का मतलब है कह सकते हो बोर्ड, या फिर कह सकते हो पोर्टेंड, और या फिर कह सकते हो इंडिकेट। इन सभी का मतलब क्या है, संकेत करना, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं, वेल यहां पे एडवर्ब है, वेल की डिग्री कंपैरेटिव बेटर बनती है, सुपरलेटिव बेस्ट बनती है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है, किसके लिए, काउंसिल की एबिलिटी को के लिए, कि काउंसिल जो है, परिषद जो है, जीएसटी परिषद जो है, उसकी एक एबिलिटी है कि वो रिजोल्व कर सकती है, वो हल कर सकती है। प्रिकली का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट, प्रिकली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट। वैसे तो हम ये देखते हैं कि जिन वर्ड्स के एंड में एलवाई होता है वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके एंड में एलवाई होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते हैं, उनमें प्रिकली एक है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है काउंसिल की जो एबिलिटी है क्या करने की, कि ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को फास्टर दिस ईयर, कि इस बार इस साल ये बहुत जल्दी निस्तारण कर देगी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज का। तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई आपके पास तो 9 विधानसभा चुनाव है, अब वो व्यक्ति उस काम में एंगेज है, तो फिर तो इसका मतलब काम करोगे ही नहीं, है ना। तो ये था इस स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, ऑफ ग्रेटर कंसर्न, अब इससे भी बड़ा चिंता का विषय क्या है, ग्रेटर का मतलब और ज्यादा, कंसर्न का मतलब चिंता, तो और भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि स्टॉलिंग, स्टॉल का मतलब होता है रोकना, स्टॉल का मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट करना, या फिर क्या कहोगे हिंडर करना, या फिर क्या कहोगे हैम्पर करना, ठीक है। ऑफ ग्रेटर कंसर्न, अब इससे ही बड़ा चिंता का विषय यह है कि द स्टॉलिंग, अब ये स्टॉलिंग जो है वो नाउन है, क्यों नाउन है, क्योंकि दे लगा हुआ है, डिटर्मिनर दे रखा होता है, उसके बाद का वर्ड जो है वो नाउन होता है। तो इससे बड़ा चिंता का विषय ये है कि रैशनलाइजेशन को रोका है आपने। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आप कारण बताते हो, कि उचित ठहराते हो कोई चीज को, रीजन बताते हो किस चीज का, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। कॉम्प्लेक्स जीएसटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जीएसटी रेट स्ट्रक्चर जो है, जीएसटी के अंदर जो टैक्स की दरें हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में कम आती है, थोड़ा सा अनियमितताएं भी उसमें है, एनोमलीज भी उसमें है। तो और बड़ा चिंता का विषय है स्टॉलिंग, रोकना, क्या कि अभी तक आप समझा नहीं पाए हैं कि जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को रैशनलाइज नहीं कर पाए हैं विद मल्टीपल स्लैब्स। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, मल्टीपल मतलब बहुत सारी, रेट स्लैब्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे दरें अलग अलग हैं, किसी का 18% का भुगतान करना पड़ता है, किसी को 28% का भुगतान करना पड़ता है। तो ये मल्टीपल रेट स्लैब्स इसमें है। एंड क्रिटिकल इनपुट्स लेफ्ट आउट, और बड़े पेचीदगीपूर्ण इनपुट्स, टैक्स इनपुट्स होते हैं, टैक्स की भाषा में समझना इसको, टैक्स इनपुट होते हैं, लेफ्ट आउट, उन क्रिटिकल इनपुट्स को क्या किया गया है, लेफ्ट आउट किया गया है, बाहर रखा गया है, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण मान सकते हो यहाँ पे, तो कुछ महत्वपूर्ण टैक्स इनपुट्स हैं उनको की लेफ्ट आउट कर रखा है, उनको आपने छोड़ दिया है, इसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है। स्टॉलिंग की वर्ब इज है, इसमें और कुछ था नहीं। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्रियों का ग्रुप, वॉज टास्क्ड, इसको टास्क दिया गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, पैसिव है, ठीक है। बी के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है। एक टास्क मिनिस्टर को दिया गया है इन लेट 2021, 2021 का जब एंड होने वाला था, मतलब 2021 में थोड़ा समय बाद में एक टास्क दिया गया, क्या, तो प्रपोज अ फिक्स, कि आप प्रस्ताव रखें, एक प्रस्ताव बताएं किस चीज का, कि आप फिक्स कैसे करोगे, फिक्स का मतलब ठीक कैसे करोगे। एनोमलीज का मतलब होता है इररेगुलरिटी, कि आप ठीक कैसे करोगे, किसको, इररेगुलरिटीज को, किसमें,
जीएसटी लेवीज में, लेवीज का मतलब टैक्स, कि जीएसटी टैक्स के अंदर जो अनियमितताएं हैं उसको ठीक करने का प्रस्ताव बताएं, सच है जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ये जो अनियमितताएं हैं कौन कौन सी है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। देखो, टैक्स लागत कीमत, जो मान लीजिए कोई सामान को प्रोड्यूस किया, उसको बनाने में जो लागत कीमत लगी है उस पर टैक्स ज़्यादा लगने लग जाए और फिर आप जब इसको बेचो तो उस पर टैक्स कम लगे, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है बात? किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने में जो लागत मूल्य लगा है उस पर टैक्स ज़्यादा लगे और फिर आप जब बेचते हो उस पर टैक्स कम लगे तो उसको बोलते हैं उल्टा टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड प्रपोज, और कहा कि आप ये भी बताएं कि रिवाइज्ड रेट विद फ्यूअर स्लैब्स, कि आप वापस से दरों को संशोधित करो। रिवाइज करो मतलब संशोधित करो, चेंज करो, और इसमें स्लैब्स को थोड़ा कम रखो, जो आपने कैटेगरीज कर रखी है उनको थोड़ा कम रखो। आगे देखिए, द काउंसिल वॉज इन्फॉर्म्ड, अब काउंसिल को इन्फॉर्म किया गया। वॉज इन्फॉर्म्ड इसका पैसिव वॉइस दे रखा है, ठीक है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। काउंसिल को इन्फॉर्म किया गया क्या? कि जीएसटी वॉज स्टिल नॉट डिलीवरिंग इनफ रेवेन्यूज, कि भी जीएसटी से अभी भी आपको पर्याप्त आय नहीं हो रही है। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। विद द एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, with the aggregate tax rate close to 12% rather than the 15.5% revenue neutral rate envisaged originally। इसमें टोटल जो टैक्स रेट है वो कितनी है? लगभग 12% के करीब है। किसकी बजाय? 15.5% की बजाय। और ये 15.5% क्या है? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है। इसका मतलब क्या है कि आपकी आय कितनी होती है, मतलब उससे डिपेंड नहीं करता। आपके पास तो टैक्स से होने वाली आय सेम आएगी, न्यूट्रल रहेगा ये दर। चाहे कितना भी अमाउंट कमाते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक निश्चित इनकम आएगी, न्यूट्रल रहेगी वो इनकम। ठीक है। वो इनविजिज का मतलब क्या होता है? इनविजिज का मतलब होता है परिकल्पना करना। इनविजिज का मतलब होता है परिकल्पना करना, तो इसको आप बोल सकते हो फोरटेल, प्रेडिक्ट, पहले से ही एक्सपेक्ट कर लेना। ठीक है। जो मूल रूप से ऐसी परिकल्पना की गई थी कि इतना ये लगेगा, नोइंगली और अननोइंगली, चाहे जानते हुए या ना जानते हुए, ड्यू टू रेट कट्स, किसके कारण? रेट कट्स के कारण, ऑन सम आइटम्स, कुछ आइटम्स पर, बिटवीन 2017 एंड 2021, किसके बीच? 2017 और 2021 के बीच। बिटवीन का प्रयोग हम दो के बीच के लिए करते हैं और बिटवीन के साथ में एंड लगाते हैं, तो ये एंड भी दे रखा है। तो काउंसिल की वर्ब है वॉज इन्फॉर्म्ड, काउंसिल को इन्फॉर्म किया गया क्या? कि जीएसटी अभी भी डिलीवर नहीं कर रही है क्या? एनफ रेवेन्यूज। एक और काम की बात यहां पे लिखेंगे, एनफ जो है, मैं देखो इसको इस तरह से लिख देता हूं, एनफ, और इस साइड आप आइए तो यहां लगा दीजिए नाउन और यहां लगा दीजिए एडजेक्टिव। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि एनफ जब नाउन के साथ आ रहा है तो नाउन से पहले आएगा, और जब एनफ एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो एडजेक्टिव के बाद में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो रेवेन्यूज यहां पे नाउन है तो नाउन से पहले आ रहा है। तो इससे पर्याप्त रूप से आय नहीं हो रही। कारण क्या है? क्योंकि टोटल जो टैक्स रेट है वो कितना है? लगभग 12% के करीब है। किसकी बजाय? 15.5% की बजाय, जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एक परिकल्पना की गई थी मूल रूप से, नोइंगली या अननोइंगली, जानते हुए या ना जानते हुए, जाने अनजाने में। किसके कारण? रेट कट्स के कारण, क्योंकि कुछ आइटम्स पर आपने रेट कटौती की। किसके बीच? 17 से 21 के बीच। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वाइल सम एनोमलीज फ्लैग्ड। फ्लैग का मतलब क्या है? भाई देखो, वर्ड्स बहुत सारे आ गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर वोकैब हमने आज याद किया और फिर हम भूल जाते हैं, हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये सभी के साथ घटित होता है। अगर आप कोई चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलते जाएंगे, ये टेंडेंसी सभी की है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस अब वर्ड्स को बार बार में यूज़ करें। जो भी आपने सीखा है उसको आप डेली लाइफ के अंदर यूज़ करोगे तो शायद आपको ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रह जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा पैनिक होने की जरूरत है नहीं। वाइल सम एनोमलीज फ्लैग्ड, फ्लैग का मतलब क्या होता है? मार्क। फ्लैग का मतलब है मार्क, चिन्हित करना, इंडिकेट करना भी कहा जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि कुछ अनियमितताएं फ्लैग्ड बाय द जीओएम, जिसको फ्लैग किया गया, जिसको चिन्हित किया गया, किसके द्वारा? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। वो अनियमितताएं फिक्स की गई लास्ट जून, वो अनियमितता ठीक की गई पिछले जून में। द सेंटर हैड सिग्नल्ड,
फिर भी अब यहां से यहां तक वाइल से क्लोज जोड़ रखा है। वाइल क्या काम करता है? दो विपरीत क्लोजेस को जोड़ता है। एक तरफ हमने बात की कुछ अनियमितताओं को ठीक कर दिया गया, आगे देखिए इसका विपरीत कुछ उपवाक्य मिलेगा कि सेंटर हेड सिग्नल्ड, केंद्र सरकार ने यह संकेत दिया था कि रेट्स रिजिग, रिजिग का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्व्यवस्थीकरण, फिर से अरेंज करना, फिर से ठीक करना, पुनर्गठन करना, कि रेट्स को फिर से ठीक किया जाएगा, वुड बी डिफर्ड। अब ये रेट्स रीऑर्गेनाइजेशन को डिफर किया जाएगा, टाला जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा एज इन्फ्लेशन हैड सर्ज्ड। कारण क्या है? एज, क्योंकि जो महंगाई है वो बढ़ चुकी थी, एंड एनी रिवीजन, और अगर कुछ भी संशोधन किया जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा कुछ आइटम्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया विरोधाभासी क्लोजेज। जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं, विपरीत क्लोजेज होते हैं, उनको जोड़ने का तरीका है। तो कुछ जो अनियमितताएं हैं उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा चिन्हित किया गया, इनको तो ठीक कर दिया था, ठीक है। लेकिन सेंटर ने सिग्नल दिया था, संकेत दिया था कि भी रेट का जो आप कह रहे थे कि वापस से इसको ठीक करो, फिर से आप रीऑर्गेनाइज करो, रेट्स को रीअरेंज करो, तो इस चीज को हम टालेंगे, इस चीज को डिफर करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी थी। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज होना, और अगर कुछ भी हम बदलाव करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि कुछ आइटम्स पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। द रिपोर्ट ऑन रेट रिफॉर्म्स, अब रेट रिफॉर्म्स पर जो रिपोर्ट है इज स्टिल अवेटेड, अब उसका अभी भी इंतजार है। स्टिल क्या होता है? स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ठीक है, इसका अभी भी इंतजार है। इन्फ्लेशन रिमेन्स अ हेडेक, महंगाई जो है अभी भी सरदर्द बनी हुई है, इन्फ्लेशन की वब रिमेन्स है। एंड द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, ऑनसेट का मतलब क्या है? बिगिनिंग। जो महंगाई जो शुरुआत है ऑफ एन इलेक्टोरल सीजन, किसकी? चुनावी सत्र की। कल्मिनेटिंग, कल्मिनेट का मतलब है कि अंत में जाते जाते ये इसका एंड होगा। एंड ऐसे होगा, मतलब इसकी पराकाष्ठा ये होगी कि चुनावी सीजन शुरू हो गया और अंत में कौन सा चुनाव देखने को मिलेगा? लोकसभा चुनाव देखने को मिलेगा 2024 में। इसका मतलब ये है कि सेम डिथरिंग, डिथरिंग का मतलब है इनडिसाइसिव होने की स्थिति, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है, तो इसका लिख लीजिएगा डिथरिंग का इनडिसाइसिवनेस, ठीक है, मतलब अनिर्णय की स्थिति। लॉजिक होल्ड्स ट्रू, तो ये तर्क जो है ये बिल्कुल सच प्रतीत होता है। फिर समझिए, रिपोर्ट वर्ब है इज, रिपोर्ट जो है किस चीज पर लेकर? रेट रिफॉर्म्स, कि दरों में सुधार किया जाएगा, यह अभी भी अवेटेड है, अभी भी इसका इंतजार है। इन्फ्लेशन बना हुआ है हेडेक, और जो शुरुआत है किसकी? इलेक्टोरल सीजन की, जो कि लोकसभा चुनाव से खत्म होगा 2024 में। इसका मतलब यह है कि वही अनिर्णय की स्थिति होगी, है ना। तो ये सेम लॉजिक जो है वो होल्ड्स ट्रू, सेम डिथरिंग लॉजिक जो होल्ड्स ट्रू मतलब सच है कि अभी भी आप अनिर्णय की स्थिति में ही रहोगे। और लास्ट में एक स्लाइड और है कि टाइटर कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है कंप्लाई करने की स्थिति। कंप्लाई का मतलब क्या होता है? ओबे करना, है ना, ओबीडियंस। तो टाइटर कंप्लायंस का मतलब है सख्ती से पालन, एंड हायर प्राइसेस का मतलब है ऊंची कीमतें। हैव ऑल्सो बोल्स्टर्ड, बोल्स्टर का मतलब है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, मजबूती देना, ठीक है। तो टाइटर कंप्लायंस एंड हायर प्राइसेस, तो एक तो बहुत सख्ती से पालन करना, दूसरा क्या है? बहुत ऊंची कीमतें। हैव ऑल्सो बोल्स्टर्ड, इसने क्या किया है? मजबूत किया है किसको? एवरेज जीएसटी रेवेन्यूज, औसत रूप से आप जो पैसा कमा रहे थे जीएसटी से, उसको इसने मजबूती दी है। परहैप्स डाइल्यूटिंग, शायद इसने कमजोर कर दिया है। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है वीकन, कमजोर कर देना। तो संभवतया इसने वीक कर दिया है, कमजोर कर दिया है किसको? द अर्जेंसी, की बहुत जरूरत जो थी ना, फिक्स द अनविल्डली टैक्स टेंगल। टेंगल का मतलब कॉम्प्लिकेशन है, टेंगल का मतलब है जटिलता, कॉम्प्लिकेशन। अनविल्डी का मतलब है अनइफेक्टिव, अप्रभावी। वैसे तो भारी भरकम को भी कहते हैं, लेकिन यहां पे है अप्रभावी। तो जो अप्रभावी टैक्स वाला जो एक कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं हैं, उसको सही करने की जरूरत थी ना, उसको और थोड़ा सा कमजोर कर दिया, क्योंकि पैसा ठीक ठाक सा ही आ रहा है। तो जब पैसा ठीक सा आता तो इन्होंने सोचना बंद कर दिया इस बारे में। बट फॉर टैक्स पेयर्स, लेकिन जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनके लिए हु आ रहा है, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को कनेक्ट करेगा। तो टैक्स पेयर्स जो कंटिन्यू करते हैं, जो लगातार पे कर रहे हैं 28% जीएसटी, किस पर? ऑन जीएसटी ऑन एज एसेंशियल एन आइटम एज सीमेंट, उतना महत्वपूर्ण आइटम जैसे कि सीमेंट। अब सीमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट तो चाहिए, सबको चाहिए। तो इस पर 28% वो पे कर रहे हैं। वेदर इट इज यूज्ड टू बिल्ड अ रूफ ओवर वंस हेड, चाहे आप इसको किसी के छत पर,
किसी के सर पे छत की आवश्यकता हो तब भी आपको सीमेंट की ज़रूरत है, और कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेस वे या फिर आपको एक्सप्रेस वे बनाना हो तब भी आपको सीमेंट की ज़रूरत है, सभी से आप 28% भुगतान उसका ले रहे हो। ट्रूली तो इसको देखते हुए एक बिल्कुल सच में एक सही, एक अच्छा और सिंपल टैक्स सिस्टम जो है विल नाउ लाइकली हैव टू वेट टिल एटलीस्ट 2025, कम से कम लगता है कि 2025 तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, विल हैव टू, शैल हैव टू का मतलब क्या है, करना पड़ेगा। तो रिपीट कर दो इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है कि टैक्स पेयर्स जो कि लगातार 28% पे कर रहे हैं सीमेंट जैसे इंपॉर्टेंट आइटम पर, चाहे उनको अब ये समझाया है, चाहे किसी के छत पे किसी के सर पे छत की ज़रूरत हो या कि एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत हो, उन सभी के लिए आप 28% पे कर रहे हो। तो इसका मतलब ये लगता है कि टैक्स पेयर्स को अभी भी एक अच्छे सिस्टम के लिए, अच्छा सिस्टम, टैक्स सिस्टम हो, सिंपल टैक्स सिस्टम हो, उसके लिए 2025 तक का तो इंतजार करना पड़ेगा। तो ये था आज के इस एडिटोरियल सेशन में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।